आज का हमारा टॉपिक है हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका का आवाज़, स्वभाव, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। फेसियोला हिपेटिका के बारे में हम पहले भी कुछ जानकारी ले चुके हैं कि ये जो है प्लेटलेट संघ का जंतु है और परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। ये डाइजेनिक है, यानी दो जनकों में या दो पोषक हैं उनमें अपना जीवन कंप्लीट करता है। अपनी लाइफ साइकिल जो है दो पोषकों में कंप्लीट करता है। तो फेसियोला हिपेटिका जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो ग्रीक वर्ड फेसियोला तथा हिपर से मिलकर बना है। फेसियोला का अर्थ है स्मॉल बैंडेज और हिपर का अर्थ है लीवर, यानी लीवर में पाए जाने वाली एक तरह से छोटी बैंडेज जैसी संरचना का ये जीव है। फेसियोला को जो है लीवर फ्लूक या चपटाकृमि भी कहा जाता है। इसके बारे में अपने पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो बॉडी चपटी होती है, इस कारण से इसको चपटाकृमि कहा जाता है। और चूँकि ये भेड़ के लीवर में पाया जाता है, इस कारण से इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। तो जो लीवर फ्लूक है, फेसियोला जो हिपेटिका है, वो भेड़ का जो फ्लूक है या जो चपटाकृमि है उस नाम से ये जाना जाता है। ये डायजेनेटिक ट्रिमेटोड जंतु होता है। डायजेनेटिक का अर्थ है दो पोषकों में ये अपना जीवन कंप्लीट करता है। एक वर्टिब्रेट यानी भेड़ और दूसरा इनवर्टिब्रेट यानी जो घोंघा है, स्नेल है, उसमें ये अपना जीवन कंप्लीट करता है। तो फेसियोला हिपेटिका को सीप का यानी भेड़ का फ्लूक भी कहा जाता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है सर्वप्रथम 1883 में थॉमस द्वारा जो है डिस्क्राइब की गई। और ये जो है जिस भी भेड़ को संक्रमित करता है उसमें एक तरह से जो डिजीज़ पैदा करता है उसको लिवर रोट कहा जाता है या फेसियोलिसिस जो रोग है वो भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है फेसियोला हिपेटिका से फेसियोलिसिस रोग हो जाता है और इस रोग को जो है लिवर रोट भी कहा जाता है। जिसके कारण यानी फेसियोलिसिस के कारण जो है संक्रमित भेड़ का जो लीवर है और उसके जो बाइल डक्ट है उसके जो टिश्यू हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की अगर बात करें तो ये विश्वव्यापी जंतु है और विश्व के जो अधिकांश देश हैं, जैसे यूरोप के देश हैं, एशिया की जो कंट्री हैं, दक्षिणी अफ्रीका के देश हैं और कुछ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं या जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल है, उसमें भी ये रिपोर्ट किया गया है, वहाँ भी इसको देखा गया है। भारत में मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो एरिया हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। या सामान्यतः अगर बात करें तो ये ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो है इसको मैमल्स मिल जाए, भेड़ मिल जाए और साथ में स्नेल भी मिल जाए, दोनों अगर जहाँ पर हैं अवेलेबल, तो उन क्षेत्रों में ये सामान्यतः देखा गया है या देखा जाता है। अगर हम इसकी हैबिट और हैबिटाट के बारे में अगर बात करें तो ये एंडोपैरासाइट जीव है जो अंतः परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और उभयलिंगी होता है। ये जो इस मेमल्स हैं, जिसमें जिसकी बात करें भेड़ जो है, भेड़ का जो लीवर है उसकी बाइल डक्ट में पाया जाता है, जिसके बारे में बात की थी। और ये जो है रेयरली जो है कभी कभार ही जो है मनुष्य में भी इसको रिपोर्ट किया गया है, देखा गया है। तो ऐसा जंतु यानी जो रेयरली या कभी कभार या यदा कदा ही जो है दूसरे पोषक पर जो है पाया जाता है, तो उसको एबेरेंट होस्ट भी कहा जाता है, यानी विपत्ति प्रपोसी भी कहा जाता है।
इसके अगर जीवन चक्र की बात करें तो जीवन चक्र में 5 लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। तो कुछ लार्वावस्थाएं जो हैं वो एक तरह से यूँ कहेंगे कि नॉन फीडिंग के स्टेज के रूप में जब पहचानी जाती हैं और कुछ जो है फीडिंग स्टेज के रूप में पहचानी जाती हैं। तो कुछ जो है घोंगे में अपनी कुछ लार्वावस्था जो है घोंगे में अपनी लाइफ जो है कंप्लीट करती हैं और कुछ जो है बेड में कंप्लीट करती हैं। और जो इसकी अपने बात की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कि विश्व के जो है अधिकांश देशों में पाया जाता है, तो अधिकांश देशों में भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर घास के मैदान है, नमी है, या उसके आसपास से तालाब है, तालाब के आसपास जो है नम क्षेत्र है, पेड़ पौधे हैं, नमी है, तो ऐसे स्थानों पर ये प्राय देखा गया है। तो सामान्य अपने बात कर ली कि एंडोपैरासाइट है और 2 जो पोषक हैं उसमें ये कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल जो है पूर्ण करता है। एक तो वर्टिब्रेट की बात की भेड़, और जो इनवर्टिब्रेट है वो घोंगा। तो इस कारण से ये 2 जनकों में जो है 2 पोषकों में जो अपना जीवन व्यतीत करता है, इस कारण से इसको डाइजीनिया ग्रुप में रखा गया है, या डाइजीनिया नाम इसको दिया गया है। और जो बीमारी है जो इससे जो डैमेज करता है, लीवर के जो टिश्यू को डैमेज करता है, उसके बाइल डक्ट के जो टिश्यू है उनको डैमेज करता है। तो इस तरह का जो रोग है वो लिवर रोट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना गया है कि भेड़ में लगभग जो है, या जो उसका भेड़ का जो लीवर है उस पर लगभग 200 के लगभग जो है लीवर फ्लूक जो है वो हो सकते हैं। तो एक भेड़ में इतने ज़्यादा जो है लीवर, उसके लीवर में जो है इतने ये जो फेसियोला के जो है जीव हो सकते हैं। और बताया था कि ये जो है विश्वव्यापी जीव है, विश्व के अधिकांश देशों में ये रिपोर्ट किया गया है। अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें, इसकी अगर हम संरचना की अगर बात करें, तो इसका जो शरीर है वो सॉफ्ट होता है, बॉडी जो है इसकी सॉफ्ट होती है, और अदर पृष्ठ पर ये थोड़ा चपटा होता है, पत्ती की जैसी आकृति का होता है। और सामान्य जो लंबाई इसकी लगभग 30 mm और चौड़ाई जो है 13 mm तक होती है। आगे का जो भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और पीछे की ओर जो है धीरे धीरे ये संकड़ा होता जाता है। आगे के भाग में मध्य में जो है एक शंकुनुमा जो है उभार पाया जाता है, और इसको ओरल लोब भी कहा जाता है, या सेफेलिक पार्ट भी कहा जाता है। इसका जो अंत्यस्थ भाग जिसको कहेंगे, एंड जो पार्ट है, वहाँ पर जो है त्रिकोण मुख पाया जाता है। जो आगे का भाग जो है ना, उस पर एक त्रिकोण मुख पाया जाता है, और मुख के चारों ओर जो एक कप समान जो है पेशियों का बना हुआ एक अंग या संरचना पाई जाती है, जिसको एक तरह से एंटीरियर शक्कर या ओरल शक्कर कहा जाता है, अगर चूसक कहा जाता है। फेसियोला में जो है अपन बात करें तो 2 चूसक पाए जाते हैं। फेसियोला में 2 चूसक पाए जाते हैं। तो मुख्य चूसक जो है वो अधर दिशा में होता है, और जो ये मुख्य चूसक जो है अधर दिशा में एक तो मुख्य चूसक जो अग्र दिशा में होता है, सॉरी, और एक जो है अधर दिशा में एक और होता है बीच में मध्य में, जिसको अधरीय चूसक या एसिटाबुलम कहते हैं। तो मुख्य चूसक थोड़ा छोटा होता है, ये एसिटाबुलम थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी प्रकार से एक तरह से यूँ कह सकते हैं ये डिस्टोम यानी द्विचुस्की जो है कर्मी समान जीव है, और प्रपोष्य के शरीर से जो है इस जो चूसक द्वारा ये आसानी से चिपक जाता है, यानी चिपकने में मदद करता है। तो दोनों ही चूसकों पर जो है हुक्स पाए जाते हैं। स्पाइंस जो है वो तो नहीं होते, लेकिन हुक्स पाए जाते हैं, और हुक्स की वजह से ये आसानी से जो है जो अपना होस्ट है उसमें ये चिपक कर अपना एक तरह से जीवन व्यतीत करता रहता है। इसके जो अधर चूसक के ऊपर जो है एक और रंध्र पाया जाता है, और इस रंध्र को जो है एक तरह से गोनोपोर या जेनिटल एपर्चर कहा जाता है।
तो पहले ही बताया था कि ये जो है उभयलिंगी जंतु है, नर और मादा जंतु जनांग है, वो दोनों पाए जाते हैं। तो ये जो जेनिटल अपेचर है ये भी नर और मादा दोनों का जो है एक तरह से कंबाइंड जो पोर है वो होता है, संयुक्त रंध्र होता है। ब्रीडिंग सीजन में जो है एक अन्य सतह पर भी जो है पोर डेवलप हो जाते हैं, और इस जो पोर को जो है लोरस कैनाल भी कहा जाता है। तो ये सामान्यतः जो है मध्य भाग में बनता है, ऊपर की ओर जो है पर सतह पर जो है मध्य भाग में ये डेवलप होती है लोअर की कैनाल। और इस जो पैरासाइट के जो है अंतस्थ भाग में कुछ अधर भाग की ओर जो है उत्सर्जन छिद्र भी पाया जाता है, जिसको एक्सक्रेटरी पोर या अपर्चर कहा जाता है। तो एक तरह से इसमें यूँ कहें कि जो है एनएस या जो है माउथ का या जो कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पोर है वो ऐसा कुछ नहीं होता। एक तरह से इनकम्प्लीट आहार नाल इसमें पाई जाती है, यानी मुख तो होता है लेकिन इसमें जैसे गुदा का अभाव होता है। अगर भाग में पहले बताया था कि एक मुख जो है पाया जाता है, जिसको ओरल सकर कहते हैं, मुख्य चूसक। तो मुख्य चूसक जो है उसके द्वारा ये जो भोजन है उसको सक करता रहता है पोषक के शरीर से। अगर हम इसकी देह भित्ति को अगर देखें इस डायग्राम में भी अपन समझ सकते हैं, ये ऊपर की ओर जो है स्पाइन्स, एपिडर्मिस और सर्कुलर मसल्स है, उसके बाद में लॉन्जिट्यूडिनल मसल, डायगोनल मसल और मेसेंकाइमल सेल्स। तो अगर देह भित्ति को हम देखें तो देह भित्ति में बार की जो परत होती है वो एक क्यूटिकल का आवरण होता है, और ये स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, और एक तरह से ये जो होस्ट है उसके जो सिक्रेशंस हैं उस जंतु को बचाती है। इसमें छोटे छोटे अनेक जो है सूख पाए जाते हैं, धंसे हुए होते हैं जो क्यूटिकल में, और पीछे की ओर एक तरह से झुके होते हैं। तो सूख जो है जंतु को पित्तवाहिनी में टिके रहने में एक तरह से हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं। अगर ये सूख अगर नहीं होते तो ये जो जीव है पित्त के साथ ही बहकर जो है पोषी के आहार नाल में पहुंच जाता है, और वहाँ से ये उत्सर्जन के साथ जो है बाहर निकाला जा सकता है। तो क्यूटिकल में भी जो है बारीक रंध्र और जो है वो छोटी छोटी कैनाल्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और क्यूटिकल के नीचे भी अपने बात की थी जो है मस्कुलर लेयर पाई जाती हैं, और जो मसल्स इसमें पाई जाती हैं उसमें अभी बात की थी सर्कुलर मसल होती है सबसे ऊपर की ओर, बीच में जो है लॉन्जिट्यूडिनल मसल होती है, और उसके नीचे जो है डायगोनल मसल पाई जाती है। तो क्यूटिकल के नीचे जो है पेशी परत पाई जाती है, और जो इस पेशियों के जो ठीक नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो वर्तुल पेशियां हैं वो बाहर की ओर, और जो लॉन्जिट्यूडिनल या जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं वो अंदर की ओर अरेंज होती हैं। तो नीचे की ओर जो है एक मेसेनकाइम परत भी पाई जाती है, और इन्हीं कोशिकाओं में जो है वो क्यूटिकल का सिक्रेशन होता रहता है। इसके अलावा जो पहले ही बताया था कि जो मध्य का जो भाग होता है, पृष्ठ मध्य का भाग होता है, वहाँ पर लोअर की कैनाल पाई जाती है ना। ये डायग्राम जो है सेम इसकी बाह्य संरचना को एक तरह से समझ सकते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स इन वेंट्रल व्यू, अदर सतह से अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखो आगे की ओर माउथ होता है, और ये माउथ है ओरल शकर, यहाँ पर एक ओरल कोन, और उससे ठीक नीचे अगर भाग में आगे की ओर गोनोपोर, और गोनोपोर से ठीक नीचे जो है बड़ा एसिटाबुलम वेंट्रल सरफेस की ओर है ये सब। और लास्ट में जो आगे का जो चौड़ा भाग है वो धीरे धीरे पीछे की ओर जो है संकड़ा होता जाता है, और लास्ट में ये जो है एक एक्सक्रेटरी पोर में खुलता है। अब हम इसकी अगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर बात करें
तो अभी बात की थी कि सबसे जो बाहर की ओर है क्यूटिकल, और क्यूटिकल के ठीक नीचे जो है एपिडर्मिस होती है, और उसके बाद में इसमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और की जो डायगोनल मसल्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है असंख्य या बहुत सी जो है यूँ कहेंगे एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएँ भी जो है पाई जाती हैं, या उनके जो प्रवर्ध हैं वो पाए जाते हैं। तो ये देह भित्ति में सारी संरचनाएं हम देख सकते हैं। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो लीवर फ्लूक जो है या जो यकृत कर्मी है अपने प्राथमिक जो पोषक है भेड़ के यकृत यानी लीवर या जो उसकी बाइल डक्ट है उसमें मुख्यतः पाया जाता है, और यहीं पर रहकर ये जो है होश से भोजन ग्रहण करता है। तो इसके लिए जो है लीवर फ्लूक में कोई विशेष जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, कोई विशेष तरह का कोई पाचन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता। जो आगे की ओर जो मस्कुलर शक्कर पाया जाता है, चूसक पाया जाता है, उसके सेंटर में जो है माउथ पाया जाता है, और एक तरह से गोलाकार बल्ब लाइक जो है फेरिंग्स होता है, जो मुख है वो फेरिंग्स में खुलता है, जो कैसा होता है गोलाकार बल्ब नो संरचना। और ये जो है वास्तव में मांसपेशियों की बनी और चूसक नुमा संरचना होती है, एक तरह से सेक्टोरियल स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर और सेक्टोरियल संरचना जो है वो होती है। तो कहने का मतलब है कि लीवर फ्लूक में विशेष तंत्र या जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग पाया जाता है, क्योंकि एंडोपैरासाइट है। तो बाहरी सतह पर तो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, और जो इंटेगुमेंट्स है आवरण है उसकी बाहरी सतह में ही कई जो है फोल्ड्स पाए जाते हैं, वुलन पाए जाते हैं, और जो है ये जो वुलन है यहाँ पर वह कई जो है पोर कैनाल्स पाई जाती हैं बहुत सी। तो पोषक के जो तरल पदार्थों को भोजन के रूप में इनके द्वारा ये अवशोषण करते हैं इनके कैनाल्स द्वारा। तो एंडोपैरासाइट है, इसलिए एंडोपैरासाइट्स जंतुओं में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी लीवर फ्लूक में हम देखते हैं कि पाचन तंत्र जो है थोड़ा सा जटिल होता है और विकसित भी होता है। आहार नाल जो है काफ़ी शाखान्वित होती है, और इसमें जो है माउथ होता है, इसके अलावा ओरल चैम्बर होता है। अगर भाग को अगर देखें तो उसमें शंकुनुमा या जो उभार या जो पालीनुमा ओरल लोब जो है वो पाया जाता है, और इस ओरल के जो है ठीक बीच में त्रिभुजाकार एक छिद्र होता है जिसको हम मुख कहते हैं। तो मुख जो है एक प्यालेनुमा पेशीय अंग से घिरा रहता है, और इस जो सेक्टोरियल मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है इसको ओरल शक्कर या मुखीय चूसक जो है कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1 mm का होता है, और इसकी जो पेशियां हैं वो मुख के किनारे से शुरू होकर और जो परिधि का जो भाग है वहाँ तक ये फैली होती हैं। तो ये ओरल जो शक्कर है ये आसंजन और भोजन ग्रहण करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मुख एक तरह से फलनुमा एक स्ट्रक्चर में खुलता है, और इस फलनुमा स्ट्रक्चर को एक तरह से फेरिंग्स भी कहा जाता है या ओरल चैम्बर भी कहा जाता है। तो ये ओरल चैम्बर अगर देखें तो ये भी ओविड होता है, यानी अंडाकार संरचना का होता है, और पेशी संरचना होती है, और भित्ति जो है इसकी जो उसमें बहुत सी मसल्स पाई जाती हैं, विशेष तौर से जो रेडियल मसल्स हैं वो पाई जाती है, और ये एक तरह से सक्शन पंप का कार्य करती है, यानी जो फेरिंग्स है वो क्या करती है, एक तरह से चूसक पंप का कार्य करती है, भोजन को चूसती है। तो ग्रसनी के पेशी भित्ति में जो है बहुत सी ग्रसनी ग्रंथियाँ या फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये जो फेरिंग्स है वो आगे चलकर इसोफेगस में खुलती है, और इसोफेगस से एक छोटी नलिकाकार संरचना होती है जो ग्रसनी और आंत के बीच में
पाई जाती है, आंत्र के बीच में पाई जाती है। अगर इसकी आंत्र की स्ट्रक्चर को हम देखें तो आंत्र जो है दो पार्श्व संरचनाओं में विभक्त होकर शरीर के अंतिम सिरे तक जो फैली होती है, लास्ट तक फैली होती है, और पीछे की तरफ जो है आंत्र अंध नलिकाओं के रूप में समाप्त हो जाते हैं। ये जो नलिका है वो आगे बाहर की ओर नहीं खुलती, बल्कि ये ब्लाइंड होती है आगे से। तो आंत्र की दोनों शाखाएं जो है एक तरह से अंधनाल कहलाती हैं। प्रत्येक शाखा की संपूर्ण लंबाई में अंदर और बाहर की तरफ अनेक जो है अंधनाल निकलती हैं। बाहर की जो अनलिकाएं हैं भीतर वाली अनलिकाओं की तुलना में जो बड़ी और ज़्यादा जो है ब्रांच्ड होती हैं, जबकि भीतर वाली अनलिकाएं जो है छोटी होती हैं और उसमें एनस का अभाव होता है। इसी ग्रसनी और ग्रस्त का जो है भीतर की तरफ इनको अगर देखा जाए तो इसकी भीतर की तरफ जो है क्यूटिकल का आवरण होता है। आंत्र की भीतरी सतह पर जो है एंडोडर्म की स्तंभ उपकला कोशिकाओं का आवरण भी पाया जाता है। मुख्यतः लीवर फ्लूक जो है ये जो होस्ट जो भेड़ होती है उसकी पीतवानियों में रहते हुए और वहीं से जो है पोषण ये ग्रहण करते हैं, और जो पितरस है, लसिका है या जो ब्लड है उसको भोजन के रूप में मुख्यतः ग्रहण करती हैं। तो भोजन को सामान्यतः ये तरल अवस्था में ही ग्रहण करती हैं और मुख चूसक और जो पेशी ग्रसनी है उसकी सहायता से ये भोजन को ग्रहण करती हैं। यानी जो ओरल शक्कर और जो ग्रसनी है वो दोनों मिलकर एक तरह से चूसक उपकरण का काम करते हैं। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो डिटेल इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये 50-50 भोजन ही जो है ग्रहण करते हैं, तरल रूप में लेते हैं। तो इसमें पाचन के बारे में ये माना गया है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इसमें बाह्य कोशिकीय पाचन जो है वो होता है, क्योंकि भोजन का जो पाचन है वो आंतरिक अन्न नालों में एक तरह से होता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसमें जो है परिसंचरण तंत्र का जो है एक तरह से अभाव माना गया है। तो इस कारण से जो है पचा हुआ भोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक तरह से टेस्ट है कि जो कैनाल से नाल से जो वही करती है। नाल जो है एक जाल के रूप में फैली होती है और इन नालों के द्वारा ही जो भोजन शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचता है। यानी पचे हुए भोजन का वितरण जो है आंतरिक अंधनाल और मेसेनकाइम जो कोशिकाएं हैं वो ही मुख्यतः करती हैं। इसके अलावा जो है ऐसा माना गया कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और इस तरह का जो खाद्य है वो शरीर की सतह से ही अवशोषित कर लिया जाता है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या जो है ग्लाइकोजन फैट है ये जो है ये ग्रहण कर लेते हैं, ये संचित कर लिया जाता है और एक तरह से अपचित भोजन होता है नहीं, इसमें ज़्यादातर जो है ये लिक्विड रूप में ले लेते हैं और उसको जो है वहीं पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम इसके उत्सर्जी तंत्र की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो ये भी जो है ब्रांच होता है, शाखान्वित होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ वेसल्स, द वाटर वेसल्स दैट रमिफाई माउथ थ्रू आउट द बॉडी। यानी जो जलीय जो नलिकाएं हैं, वैसी वेसल्स होती हैं, उनकी शाखाओं से निर्मित उत्सर्जी तंत्र होता है। तो कहने का मतलब है फेसियोला जो हिपेटिका है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, लीवर फ्लूक की बात कर रहे हैं, उसमें जो है उत्सर्जन के लिए भी कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो ये एंडोपैरासाइट जंतु होता ही है, तो वो बेड की जो पित्त नलिकाएं हैं, जो लीवर है, उसमें जो है ये वहाँ पर पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं होती, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होता है ना। तो उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए इसमें जो है कुछ विशिष्ट संरचनाओं का विकास हुआ है, ऐसा माना गया है। यानी लीवर फ्लूक में उत्सर्जन के लिए जो विशिष्ट संरचनाएं, विशिष्ट कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, उनको
फ्लेम सेल्स या फ्लेम बल्ब या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, वो पाई जाती हैं। तो लीवर फ्लू का उत्सर्जित तंत्र ज्वाला कोशिकाओं यानी फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया और जो एक्सक्रेटरी वेसल्स हैं, जिसको वाटर वेसल्स भी कह सकते हैं, इनसे बने एक जाल के रूप में पाया जाता है। तो उत्सर्जी वाहिनियाँ परस्पर मिलकर एक मुख्य उत्सर्जी वाहिनी में खुलती हैं और जो पीछे की ओर उत्सर्जी से द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तो लीवर फ्लू में बहुत सी ज्वाला कोशिकाएं जो है फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो एक तरह से मेसेनकाइम कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो ये कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं और इनमें जो है स्यूडो पोड टाइप यानी कूटपाद्य पर्वत जो है वो निकले होते हैं। एक तरह से पर्वत है इन सेल से बाहर की ओर निकले होते हैं और ये पर्वत जो है मेसेनकाइम में फैले रहते हैं। तो प्रत्येक ज्वाला कोशिका भीतर से खोखली होती है और बाहरी गुहा में जो है लंबे लंबे सीलिया इसमें लटके रहते हैं। इन पक्षमाभों की उत्पत्ति यानी जो सीलिया है, इनकी उत्पत्ति कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो बेसल ग्रेन्यूल्स है उसके द्वारा होती है। तो ये सीलिया कोशिका गुहा में जो है निरंतर ऐसे एक तरह से हिलते रहते हैं, लहराते रहते हैं। जैसे मान लो कोई दिया या मोमबत्ती जल रही हो और उसमें जब हवा चल रही हो तो वो लो जो है इधर उधर हो रही हो, इस तरह से अपने को लगता है। तो इन कोशिकाओं को फ्लेम कोशिकाएं और ज्वाला कोशिका कहते हैं। तो ज्वाला कोशिका की गुहा जो है एक सूक्ष्म कोशिका द्वारा संक्रिया उत्सर्जन नलिका में खुलती है और ऐसी कई सूक्ष्म नलिका एक बड़ी शाखा में खुलती हैं और ये बड़ी शाखाएं फिर जो है उत्सर्जी वाहिनी में खुलती हैं और ये उत्सर्जी वाहिनियां शरीर के अग्र भाग में 4 जो है महावाहिनियों में खुलती हैं और इनमें से 2 पृष्ठीय और 2 अग्रीय महावाहिनियां होती हैं। ये चारों महावाहिनियां एक मुख्य मध्य जो अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिका जिसको मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड कनाल कहते हैं उसमें खुलती हैं। बीच बीच में शरीर में अन्य भागों से भी वाहिकाएं आकर इसमें खुलती हैं। तो अंत में ये मुख्य वाहिका शरीर के पश्च सिरे पर एक उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है, उसके द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तो ये इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम, डायग्राम में भी इसको समझ सकते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो जो फेसियोला हिपेटिका है, इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, अच्छे से भिन्नित होता है। अंतः परजीवी होते हुए भी जो है इसका एक तरह से नर्व सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है, परंतु इसमें सेंस ऑर्गन जो है वो नहीं पाए जाते। तो कहने का मतलब है जो नर्व सिस्टम है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और ये एक तरह से बायलेटरल अरेंजमेंट है वो प्रदर्शित करता है। It consists of a nerve ring which surround the esophagus and on are present to lateral thickening or ganglia containing nerve cells। जो नर्व रिंग है वो esophagus के चारों ओर से घेरे होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है नर्व सिस्टम जो है वो भी वेल डेवलप्ड होता है, सेंस ऑर्गन इसमें नहीं होते। तो ये मुख्यतः जो है 2 भागों में इसको हम डिवाइड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो जो होता है तंत्रिका वलय है ना, इसोफेजियल रिंग, और दूसरा जो है अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती हैं। अगर नर्व रिंग की हम बात करें तो जो फेरिंग्स है उसके चारों तरफ एक तंत्रिका वलय या नर्व रिंग पाई जाती है और इसको सेरेब्रल रिंग भी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट पार्श्व की तरफ एक जोड़ी सेरेब्रल गैंग्लिया तथा अदर भाग की तरफ जो है एक वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाता है। तो ये भाग फेसियोला का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण एक तरह से करता है, दोनों मिलकर। तंत्रिका वलय से आगे की ओर जो है एक महीन तंत्रिका निकलकर शीश शोषक जो है जिसको शकर कहेंगे और शकर को जाती है और इसी तरह से पीछे की तरफ भी एक महीन तंत्रिका निकल जो पीछे की ओर जो पश्च शोषक होता है वहाँ तक जाती है। तो पश्च शोषक एक तरह से एसिटाबुलम मान सकते हैं इसको। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व की अगर बात करें
तो जो तंत्रिका वलय है, जो नर्व रिंग है, जिसको ब्रेन भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, तो ब्रेन से पीछे की ओर 3 जोड़ी जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती हैं या निकलती हैं। इनमें से एक जोड़ी जो है डोर्सल और एक जोड़ी वेंट्रल और एक जोड़ी जो है लेटरल नर्व होती हैं। तो इन 3 जोड़ी तंत्रिकाओं से पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु यानी जो लेटरल नर्व जो है वो सबसे अधिक ज़्यादा डेवलप होती है और ये लास्ट सिरे तक जाती है। तो दोनों पार्श्वीय रज्जु जो है कई ट्रांसवर्स कमिश्चर्स जो है अनुपर संगाई द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस तंत्रिका रज्जुओं से बहुत सी जो है महीन शाखाएं भी आपस में जुड़कर विभिन्न भागों तक जाती हैं। ये इसका नर्वस सिस्टम, ऊपर की ओर देखो नर्व रिंग है और लेटरल नर्व कॉर्ड, और ये फिर पीछे की ओर जा रही है, फैली होती है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके बारे में अपने पहले बताया था कि ये बाइसेक्सुअल होता है, एक तरह से उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट जो जंतु होता है, और एक ही जंतु में नर और मादा जननांग जो है पाए जाते हैं। जो जननतंत्र है वो हालांकि ये उभयलिंगी जंतु है, लेकिन इसमें फिर भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। नर जननांग जो पाए जाते हैं यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो संरचनाएं होती हैं उसमें जो है टेस्टिस होता है, इसके अलावा वासा डिफरेंशिया होता है, सेमिनल वेसिकल्स होती है, जैगुलर डक्ट होता है, सीरस होता है और जेनिटल एट्रियम जो है ये संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको मादा जननतंत्र की हम बात कर रहे हैं, वो अगर उसकी हम बात करें तो इसमें जो है ओवरी होती हैं, इसके अलावा ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, इसके अलावा वेटिलाइन ग्लैंड्स होती हैं और वेटिलाइन डक्ट है, मेली की ग्लैंड है, लोरल ग्लैंड है। ये सभी संरचनाएं मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन एक अन्य वीडियो में चर्चा कर ली थी, इसलिए इसकी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही।